नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर नवंबर के फर्स्ट वीक का यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर होंगे और साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि 47वें नंबर के जो अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट बने हैं, अपॉइंट मतलब चुनाव हुआ है, अपॉइंटमेंट अभी हुआ नहीं है, जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी इसका जो लास्ट साल का लास्ट जो इनकी रिपोर्ट होती है उसको इन्होंने जारी कर दिया है, क्योंकि ये क्वार्टरनली 3-3 महीने के अंदर में इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। तो अभी रिसेंटली में जारी किया। भारत की क्या रैंकिंग रही, पहली पोजीशन पर कौन रहा, आखिरी पर कौन रहा, सभी बात करेंगे। और अभी कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जिसको ऑस्कर में एंट्री मिली है, किस कैटेगरी में मिली है, किस ये जो फिल्म है इसका नाम दिख रहा होगा आपको, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये फिल्म का नाम है। कि कौन इसके डायरेक्टर है, ये सभी बात करेंगे। और हवासंग 19 नाम का जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किस देश ने अभी लॉन्च किया, इसकी बात होगी। और इंडिया की पहली एनालॉग स्पेस जो मिशन है ये अभी लॉन्च किया गया। और ये जो लॉन्च किया गया है ये किसने लॉन्च किया है और किसी के सपोर्ट से लॉन्च किया गया, सारा इस पे डिस्कशन किया जाएगा। और साथ साथ जो कंट्री की जो चाइना है, चाइना की एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अभी इससे एक कंट्री ने एग्जिट मार दिया है, कौन सी कंट्री है उसकी बात होगी। और पद्म भूषण अवॉर्डी है कौन, शारदा सिन्हा, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, इनकी भी चर्चा करेंगे। सारे निधन के क्वेश्चंस एक साथ कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो आप लाइक करके शेयर करके ज़रूर जाएंगे और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 47वें नंबर के जो प्रेसिडेंट है यूएस के, कौन चुनाव इसका जीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ कमला हैरिस को हराकर जीत दर्ज की गई। लेकिन जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन है, जनवरी में जब ये शपथ लेंगे तो जो बाइडन की जगह लेंगे। कमला हैरिस इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थी और अभी इस बार इनको चुनाव में खड़ा किया गया था और इन्होंने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। और अभी इन्होंने अपना डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बहुमत को हासिल कर लिया है। बहुमत वहाँ पर 270 का है, 270 आने पर आपको बहुमत मिल जाता है। इनको 276 सीटें मिल चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मतलब 2 ही बार ऐसी कंडीशन हुई है कि एक बार अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया, फिर अगले चुनाव में प्रेसिडेंट नहीं बना, फिर बाद में दोबारा चुनाव लड़ा, फिर प्रेसिडेंट बन गया। यूएस की बात कर रहा हूँ। तो उनमें ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार प्रेसिडेंट बन गए, फिर प्रेसिडेंट नहीं बने, उसके बाद दोबारा से चुनाव ये जीत गए। तो आपको पता होगा यूएस में सिर्फ 2 ही बार आप प्रेसिडेंट का चुनाव जीत सकते हैं और जीतकर आप आगे चल के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी टर्म होगा जिसमें ये अब यूएस के प्रेसिडेंट 47वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक क्या रही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो भारत की जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रही है 83rd। यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इस प्रकार से रिपोर्ट जारी करता है कि उस कंट्री के पासपोर्ट के यूज़ करके कितनी कंट्री में वीज़ा फ्री एक्सेस मिल सकता हो। तो भारत का जो पासपोर्ट है उसका यूज़ करके 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। इसी के हिसाब से भारत की रैंक 83 रही है। टोटल 195 कंट्रीज़ को शामिल किया गया। इसमें टॉप पोजीशन पर सिंगापुर रहा है। यहाँ पहली पोजीशन पर सिंगापुर रहा और इसके पासपोर्ट को यूज़ करके 195 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एक्सेस पा सकते हैं। दूसरे पर फ्रांस और दूसरे पर कई देश रहे हैं जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन का नंबर आता है।
इन सभी के पासपोर्ट का यूज करके 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त हो सकता है। सबसे आखिरी पोजीशन पर अफगानिस्तान रहा, जिसके पासपोर्ट का आप यूज करके 26 देशों में आप वीजा फ्री एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। वैसे रैंकिंग के अनुसार इसकी रैंक 105 रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, इंडिया और वियतनाम के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हुई है? तो भारत और वियतनाम के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बेक्स नाम की हुई है। 5वां ये संस्करण था जिसको अंबाला हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स, दोनों कंट्रीज के आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया है। ध्यान रखिएगा, वियतनाम के साथ ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई। तो वियतनाम, जिसकी कैपिटल हनोई है, प्रेसिडेंट लुओंग कुओंग है, पाम चिन मिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली में, आपको मालूम भी होगा कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 26 जनवरी को होता है। 26 जनवरी को भारत मोस्टली किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इनवाइट करता है चीफ गेस्ट के रूप में। इस बार भारत की जो गवर्नमेंट है वो 2025 में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, उस समय पर चीफ गेस्ट के रूप में अप्रोच किया गया है इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोवो सुबियांतो को। प्रबोवो सुबियांतो भारत की इंडिपेंडेंस में, भारत की रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट के रूप में वो अगर हाँ करते हैं तो वो आएंगे। भारत सरकार ने अभी अप्रोच किया है। लेकिन अगर 2024 की बात करें, 2024 में जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें कौन चीफ गेस्ट के रूप में आए थे? तो वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, अगला क्वेश्चन, कन्नड़ एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये इस फिल्म का नाम है। इसके डायरेक्टर है चिदानंद एस नायक। अभी इस फिल्म को ऑस्कर में एंट्री प्राप्त हुई है। किस कैटेगरी में? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अभी इसको एंट्री प्राप्त हुई है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है। अब कन्नड़ किस राज्य की राज्य भाषा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किन भारत के जो राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी अलग अलग राजभाषा है। उनमें कन्नड़ किस राज्य की राजभाषा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट के रूप में कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट के रूप में भारत को यहाँ नियुक्त किया गया है। यहाँ पर को चेयर की जो रैंक है उसमें फ्रांस को सिलेक्ट किया गया है। फ्रांस और भारत के सहयोग से ही इस संस्था को बनाया गया था 2015 में। और ये जो ग्रुप है, ये जो अलायंस है, ये काम करता है क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, जिसमें सोलर सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। इनमें उन सभी देशों को अप्रोच की गई थी कि मेंबर बने और अपने यहाँ सोलर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जो दुनिया के विषुवत रेखा में आने वाले देश हैं उनमें, यहाँ पर उन सभी देशों को जोड़कर इस संगठन को 2015 में बनाया गया। अब 2 साल, अगले 2 साल तक भारत इसका प्रेसिडेंट और को चेयर की पोजीशन में फ्रांस रहेंगे। इसका हेडक्वार्टर भारत में ही अवेलेबल है। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम सिटी में इसका हेडक्वार्टर अवेलेबल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। 5 से 6 नवंबर को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका मेन एम स्ट्रेंथन करना है एशियन कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी को। और ये जो एशियन बुद्धिस्ट समिट है पहली बार नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसकी थीम रखी गई थी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की जो प्रेसिडेंट है
उनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में इन्होंने इस समारोह को अटेंड किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी भारत ना वज्र प्रहार नामक एक्सरसाइज करता है। ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है और ये भारत और यूएस के बीच में होती है। इसको इस बार यूएस में ही ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत यूएस के साथ वज्र प्रहार नामक एक्सरसाइज तो करता ही है, जो कि नवंबर के महीने में चल रही है। 2 से 22 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। लेकिन भारत अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज भी करता है, जो 2024 में ही सितंबर के महीने ऑर्गेनाइज हुई थी। ये राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। ये भारत और यूएस की आर्मी के बीच में हुई है। ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दोनों भारत और यूएस के बीच में होती हैं। अगला, अब एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 नामक जो एक्सरसाइज है, ये भारत और किस देश के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है गरुड़ शक्ति नामक एक्सरसाइज। 9वां ये इसका संस्करण है। ध्यान रखिएगा, दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए कि कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो दोनों देश कैसे मिलकर कार्य करेंगे, उसके लिए इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई है। अगला, अभी किस राज्य की पुलिस को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एंटी टेरर एंड क्रिमिनल ऑपरेशंस के लिए ऑनर किया गया है, अवार्ड दिया गया है? तो ये असम पुलिस को अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अभी जो उन्होंने एंटी टेरर मतलब टेरर के अगेंस्ट काम किया और क्रिमिनल ऑपरेशन को रोकने के अगेंस्ट काम किया, उसमें बेस्ट कैटेगरी में ऑनर अवार्ड किया गया है असम पुलिस को। और साथ साथ यहाँ पर 5 जो पर्सनल्स हैं उनको भी सम्मानित किया गया, जिनमें पार्था सारथी महंता है और कल्याण कुमार पाठक है, लांस नायक हेमंता है और राजकुमार कैबर्था है और साथ साथ सुब्रता कुमार सेन और अमृत कुमार सिन्हा है। ये सभी जो ऑफिसर्स हैं इनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इन्होंने भी टेरर के अगेंस्ट लड़ने में मदद की है और असम पुलिस को अभी यहाँ सम्मानित किया गया है एक स्टेट पुलिस के रूप में, जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया एंटी टेरर और क्रिमिनल ऑपरेशन के अगेंस्ट। अगला, हवासंग 19 नामक जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार करने की क्षमता इसके पास है। हवासंग 19 इसको नॉर्थ कोरिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में नॉर्थ कोरिया ने हवासंग 19 नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया और टेस्ट किया है सक्सेसफुली। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है, करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है, किम जोंग उन यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है। अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 39th रही है, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स को सिलेक्ट किया गया, जैसे रिसर्च, ह्यूमन कैपिटल और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इन सभी सेक्टर्स को यहाँ पर नाप तोल कर यहाँ रैंकिंग बनाई गई है। अगला, नमो दीदी स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के माध्यम से जो गांव की महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको यहाँ पर उनको फाइनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड कराना, साथ साथ ट्रेनिंग कराना कि वो किस प्रकार से ड्रोन्स का यूज़ करें और अपने एग्रीकल्चर में अपने समय को बचाएं। एग्रीकल्चर अगर आप ड्रोन के माध्यम से करते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो शारीरिक बीमारियां होती हैं स्किन से रिलेटेड, अगर आप
वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, कोई आपको कीड़ा काट लेता है, कोई इंसेक्ट काट लेता है, तो आपको स्किन की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए आप ड्रोन के माध्यम से दवाइयों का छिड़काव, ड्रोन के माध्यम से अधिकतर कार्य करें, जिससे आपको मदद मिलेगी, आपकी जो अन्य बीमारियां हैं उससे आप बचेंगे। इसीलिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम के माध्यम से महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, उनको इक्विपमेंट जो ड्रोन से रिलेटेड है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्ट भी सरकार करेगी, जिससे कि क्रॉप फील्डिंग और क्रॉप में जो कार्य है उनको एफिशिएंटली किया जा सके। जो फर्टिलाइज़र स्प्रे करना, पेस्टिसाइड स्प्रे करना, वो इसके माध्यम से होंगे, तो जो शारीरिक बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी, काम भी जल्दी होगा। इसीलिए सरकार इस स्कीम को लेकर आई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। भारत का ये पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। ध्यान रखिएगा, इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर कार्य किया, जिनमें मुख्यतः स्पेस में काम करने वाली जो भारत की गवर्नमेंट संस्था इसरो है उसने तो काम किया ही है, और आका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और आईआईटी बॉम्बे ने भी इसमें कार्य किया है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लोर करेगी, मतलब भारत की जो बाउंड्रीज है, भारत की जो पोजीशंस है, उनको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क अवेलेबल है, और ये इंडिया का पहला IGBC सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला ये जूलॉजिकल पार्क बन गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा अनाउंस किया गया कि दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, उसको अभी IGBC मतलब कि इंडियन ग्रीन बिल्ड काउंसिल के द्वारा सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है, और ऐसा पाने वाला ये पहला भारत का जू बन चुका है। ठीक, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल इसमें कार्य होते हैं एनर्जी से रिलेटेड, इसीलिए इसको ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अगला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसे नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विपिन कुमार को, अभी जो बिहार कैडेट से IAS ऑफिसर है और 1996 बैच के ये IAS ऑफिसर है, इनको नया चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बनाया गया है। ये अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी कार्य कर चुके हैं, और अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1995 में इसे फाउंड किया गया था, और ये सिविल एविएशन के क्षेत्र में जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, 2 इंडिजीनियस पेट्रोल वेसल अभी रिसेंटली में लॉन्च हुए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी 2 इंडिजीनियस जो फास्ट वेसल्स हैं उनको लॉन्च किया, जिनका नाम है अदम्या अक्सर। क्या? अदम्या और अक्सर। ये बिल्ड किया गया है, बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किए गए। इनका नाम अदम्या और अक्सर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक है जिसने अभी सोलेक्स एनर्जी के साथ साइन अप किया है, जिससे कि सोलर प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराई जा सके और सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम में मदद की जाए? तो सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट के साथ सोलेक्स एनर्जी ने साइन अप किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को अफोर्डेबल और एसेसिबल बनाया जा सके। यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तक का लोन अप्रूव करने के लिए यहाँ पर साइन अप हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जिसने अभी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट करने का ऑप्शन चुन लिया है? तो ये अभी ब्राज़ील है। अभी ब्रिक्स समिट हुआ था, कहाँ पर? कजान में, रशिया में। और ये चाइना और ब्राज़ील दोनों के दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं। उसके बाद जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो ब्राज़ील का जो एम था
कि हम इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से फाइनेंस इकट्ठा कर लेंगे चाइना से, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ब्राज़ील ने अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से निकलने की अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ इस प्रकार का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका स्ट्रक्चर चाइना ने तैयार किया है, जिससे कि वो दुनिया के यूरोप में कनेक्ट हो सके और अन्य देशों में भी कनेक्टिविटी आसान कर पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा गांव है जहां पर अभी जीरो वेस्ट मॉडल ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? ये आंधी गांव है। कौन सा? आंधी गांव, जो कि छोटा गांव है, जयपुर के पास 43 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर ज़ीरो वेस्ट मॉडल अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि वेस्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर निकले और लगभग ज़ीरो पर इन्होंने ला दिया है। यहाँ पर जहाँ से वेस्ट आता है उसको किसी न किसी यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है या यूज़फुल किसी फार्म वगैरह में भेजा जाता है, जिससे कि खाद वगैरह का डेवलपमेंट हो सके। और ये आंधी विलेज है जो कि राजस्थान में अवेलेबल है, वहाँ पर ऐसा हुआ है। अगला, बैलन डी ओर जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1956 से अवार्ड दिया जा रहा है। इस बार 2024 का ये फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। इस बार 2024 का स्पेन के खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिला है, महिला हो या पुरुष दोनों में। महिला में अगर बात करें तो महिला में एताना बोनमाटी स्पेन की खिलाड़ी हैं, इनको बैलन डी ओर फेमिनी अवार्ड प्राप्त हुआ। और बैलन डी ओर जो मेल है वो भी स्पेन के खिलाड़ी रोड्री को प्राप्त हुआ है। दोनों का नाम ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, फीमेल क्रिकेटर कौन है जिन्होंने अभी सबसे ज़्यादा सेंचुरीज ओडीआई वनडे क्रिकेट में बना दी हैं? तो ये है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेटर है। इन्होंने मिताली राज, जो कि भारत के महिला क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की उपाधि इनको दी गई है, इन्होंने 7 ओडीआई सेंचुरीज बनाई, लेकिन स्मृति मंदाना ने 8 सेंचुरीज बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, वनडे एग्जाम में। अब शारदा सिन्हा जी हैं जिनका 5 नवंबर को निधन हो गया। ये इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। ये फोक सिंगिंग से बिलोंग करती हैं, 71 ईयर की हैं, बिहार से ये बिलोंग करते थे और बिहार के बेगूसराय से। और अब इनको पद्म भूषण मिला था 2018 में, पद्मश्री मिला था 1991 में, और भी बहुत सारे संगीत के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं। जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक, अगला, विवेक देबरॉय नाम सुना होगा अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो विवेक देबरॉय, अभी इनका निधन हो गया और ये 69 की उम्र में इनका निधन हुआ। ये इकोनॉमिस्ट थे और ये चेयरमैन भी थे इकोनॉमी एडवाइज़र काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है उसमें। विवेक देबरॉय इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। अभी उनके निधन में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी उनको ट्रिब्यूट किया है। इनको पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से देखने के लिए बोलिएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा वीडियो को। कोई सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।